स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से मैं एक्टिव नहीं था क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस थे, इसकी वजह से हम लोग कंटिन्यू क्लासेस नहीं कर पाए। लेकिन आज से हम लोग फिर से जो है वो CGPSC CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ के जियोग्राफिकल कंडीशन जो अभी चेंज हुए हैं 33 जिलों के अनुसार उन पर क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास जो है हमारी आज की क्लास होने वाली है और ये कंटिन्यू चलेगी। तो यदि आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ भी मैं जाता था थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही थी कि छत्तीसगढ़ी भाषा का कंटेंट ढंग से उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध है तो वो क्लियरिफाई नहीं करता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लेना है। तो उन सभी बातों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आपके सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो आप निश्चिंत होकर छत्तीसगढ़ी भाषा का अध्ययन करिए, आपके सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा का अध्ययन करने से पहले किसी भी हमको ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। भाषा की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है, लेकिन हमको सिर्फ भाषा आज मुख्यतः केंद्रित रहना है छत्तीसगढ़ी भाषा में, और उससे हम स्टार्ट करेंगे कि भाषा क्या है। बाकी भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, उन सारी बातों पर अलग से हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और, ये जो क्लासेस है दोस्तों आपके चाहे CGPSC हो या CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे प्री मेंस हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा आती है, तो वो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और ये भरोसा दिलाता हूँ, आप देखिएगा कोई भी बुक प्रीफर कीजिएगा और बुक से आप मिलाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। भाषा, पहले थोड़ा सा भाषा पर हम लोग क्या कर लें, एक रफली आइडिया ले लें, एक परिभाषा ले लें, जान लें कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? भाषा जो है मन में जो भाव है, मन के जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति, आप दूसरे से किसी भी व्यक्ति के सामने उसको अभिव्यक्त कैसे करते हैं, ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये भाषा का अगर परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी? भाषा वह साधन या माध्यम है, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से अपने विचार, सुख, दुख, क्रोध, गुस्सा, प्रेम, ये सभी भावनाएं आदि जितनी भी मन की भावनाएं हैं उसको व्यक्त करता है। उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इधर एक व्यक्ति हो सकता है, इधर भी एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक, इधर कई व्यक्ति हो सकते हैं, इधर एक व्यक्ति हो सकता है, इधर एक व्यक्ति हो सकता है, इधर सुनने वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं, या इधर भी अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, इधर भी सुनने वाले अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है इन दोनों के मध्य, इनके मध्य वे क्या है? वे जिस साधन या माध्यम से हो रहा है, इसी माध्यम को या साधन को दोस्तों क्या कहते हैं? हम लोग भाषा कहते हैं। अब देखिए, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, बोलकर आप सुन रहे हैं, बहुत सारी संख्या में आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या हुआ? माध्यम। ये जो माध्यम है जिससे मैं अपने विचार आप तक पहुँचा पा रहा हूँ वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, आप एकदम स्ट्रेस फ्री होके आनंदमय तरीके से सुनेंगे, बहुत ही सरलता से आपको सभी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में गृहीत हो जाएंगी, तो आप चिंता ना करें। ठीक, तो देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम एक रूम में बैठे हैं, दो मित्र बैठे हैं और वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो भी भाषा है। ठीक, कई बार होता है जब नेताजी बोल रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जो है उनकी बातों को सुनती है, तो वो क्या है? वो भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और सामने वाला सुनकर उसको ग्रहण कर रहा है, वो भी भाषा का एक माध्यम है। ठीक है, कई बार होता है जैसे सामूहिक संगीत होता है, तो सामूहिक कई सारे लोग एक साथ
गीत गाते हैं और उसको जो है वो आप हेडफोन लगा के अकेले रूम में बैठकर सुनते हैं, तो वो भी मतलब मनुष्य हो सकता है या मनुष्यों का समूह, दूसरे तरफ भी एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो माध्यम क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा इसमें परिभाषा लिख देता हूँ, जैसे भाषा वह साधन या कह लीजिए माध्यम, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से अपने विचार, भाव आदि का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, विचार हो सकते हैं, भाव हो सकता है, मन में कई सारी भावनाएं होती हैं, किसी से आप प्रेम करते हो, ये भावनाएं हैं, किसी से क्रोधित हैं, भावनाएं हैं, सुख है, दुख है, वो सारी चीज़ें जो है वो विचार भावों के अंतर्गत आ जाती है। तो जिस माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से हम लोग वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे संकेत के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से हो या बोलचाल की स्थिति में हो, तो वे क्या कहलाती हैं दोस्तों, भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा के कई प्रकार होते हैं, भाषा के स्वरूप होते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा की बहुत सारी विशेषताएं होती है, भाषा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो इन पर चर्चा जो है वो हम अगली क्लास में जब भी करेंगे तो आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगी। आज मुख्यतः हमको छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म कैसे हुआ है उस पर हम केंद्रित रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, या तो मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए या फिर है स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जैसी आपकी इच्छा, और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ जिनको हिंदी नहीं पता है वो हिंदी के लिए भी इसको आप आराम से समझ सकते हैं। इस व्याख्यान में आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए भाषा के जन्म के संबंध में याद रखिएगा दोस्तों, आर्यों का आगमन जब से भारत में हुआ तब से ही दोस्तों क्या माना जाता है, भाषा का एक विकसित रूप हमको दिखाई देता है। ये आप समझ लीजिएगा, इंडिया है, मेरा नक्शा ठीक से नहीं बनता, और जैसे भी है आप थोड़ा सा समझ कर चलेंगे। ठीक है, तो आर्यों के आगमन के संबंध में, आर्य जब आए और उन्हीं की भाषा से जो है वो भाषा का विकास माना जाता है। वैदिक संस्कृत जो थी आर्यों की प्राचीन भाषा थी दोस्तों, और उसी से ही भाषा का विकास हुआ, उसी से ही नई नई भाषाओं का जन्म हुआ। आर्य जब आए तो उनकी भाषा को आर्य भाषा कहा गया, और चूंकि भारत में थे इसलिए भारतीय आर्य भाषा के तौर पर उनको जाना जाता है। अब ये हुआ कैसे, तो भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आर्य भाषा का जो है वो वर्गीकरण आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। आर्य जब भारत में आए दोस्तों तो वे उत्तर की ओर से प्रवेश किए, और प्रवेश करके ये उत्तर भारत में पूरी तरह से छा गए। अब सप्त सिंधु जो है और ये पूरा बंगाल प्रांत है, बंग भंग उड़ीसा वाला प्रांत है, इधर पूरा आर्य जो है वो छा गए थे। ठीक है,
अब आर्य आए तो अपने साथ भाषा लाए और उन अपनी एक यज्ञपरायण संस्कृति, उच्च भाषा का जो है वो लेकर आए थे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये इनकी राजनीतिक जीत थी। राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़े स्तर पर उभरे थे, लेकिन इनके साथ ही ये अपनी संस्कृति, भाषा, रहन सहन आदि भी जो है वो भारत में लेकर आए थे। ठीक है, तो इनकी भाषा को ही, आर्यों की जो भाषा को ही कहा भारतीय आर्य भाषा कहा गया, और उसी के वर्गीकरण के आधार पर ही भारत की अन्य भाषाओं के जन्म का जो है वो इतिहास हमको जानने को मिलता है। कैसे मिलता है तो देखिए, अब आर्य जब आए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है दोस्तों पहले कोई निवास नहीं करता था। ठीक है, पहले भी अनार्य जनजाति यहाँ पर रहती थी, लेकिन अनार्य जो जनजाति बोल रहा हूँ, अनार्य जाति यहाँ पर रहती थी, लेकिन इन अनार्य जातियों का जो है वो हम लोग कह सकते हैं उस समय इनका कोई प्रमाण, ये भाई कोई ना कोई भाषा का तो इन लोग उपयोग कर रहे होंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इनकी अपने विचार विनिमय की कोई भाषा नहीं थी, किसी न किसी भाषा का तो इन लोग उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन उस भाषा का प्रमाणित जानकारी हमको नहीं मिलता है। ठीक है, उसका जो है वो प्रमाणित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो क्या है, तो आर्यों के आगमन के पश्चात जो है हमको मिलता है। आर्यों के आगमन के संबंध में भी ये माना जाता है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है दोस्तों कि ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व जो है वो भारत में आए थे। अब इन लोग आए होंगे तो यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे थे, अनार्य जाति जो निवास कर रही थी, जैसे किरात था जो हिमालय के आसपास जो है निवास करते थे, ऑस्ट्रिक थे, ठीक है, आग्नेय थे, द्रविड़ थे, निषाद थे। ठीक, ये जातियां जो है यहाँ पर पहले से निवास करती थी। अब ये जब आए तो इन्होंने अपनी भाषा का छाप छोड़ा, और इनका जो है वो प्रमाणित भाषा जो है हमें उस समय मिलती है, जिसको हम संस्कृत के नाम से जानते हैं, और संस्कृत उस समय प्रचलित थी। ठीक है, तो इनके बाद ये यहाँ पर आए तो इन लोग जो भाषा बोलते थे यहाँ पर रहने वाले, उनके भी भाषा का जो है वो आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। फिर ये दक्षिण की ओर गए, फिर इन लोगों की भाषा से मिलकर एक नई भाषा का जन्म हुआ। भाषा कठिन से सरलता की ओर प्रवाहित होती गई। तो इस प्रकार से भाषा का स्वरूप जो है वो बदलता गया। ठीक, और वो कैसे बदला है उसको हम लोग देखेंगे। तो आर्यों की आगमन के पश्चात ही जो है भाषा के विकास क्रम की प्रामाणिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध है। आर्यों की भाषा को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन सा, तो देखेंगे। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, इसका कालक्रम कहाँ से कहाँ तक निर्धारित किया जाता है, तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। और इस समय दोस्तों भारत में 2 भाषाएं प्रचलित थी। एक था वैदिक संस्कृत जिसको कहा जाता है, और दूसरी थी दोस्तों लौकिक संस्कृत। दूसरी कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। तो ये 2 भाषाएं इस समय प्रचलित थी। दूसरा हम लोग बात करें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम देखें तो ये 500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी तक जान पड़ता है। ठीक है, और इस समय जो भाषाएं प्रचलित थी वो थी पाली, दूसरा था आपका प्राकृत, और तीसरा था दोस्तों प्राकृत के बाद था आपका अपभ्रंश। इन सभी का वर्गीकरण हम लोग अभी पूरा डिटेल देखेंगे। आप अभी ये याद रखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं थी, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं थी, और तीसरा जो है वो आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसका जो कालक्रम था वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है, ठीक है, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। और इसमें दोस्तों भाषा का स्वरूप जो अपभ्रंश से बिगड़ा, तो 7 प्रकार के अपभ्रंश इसमें देखने को मिलते हैं। और इन 7 प्रकार के अपभ्रंश से दोस्तों जो है वो हिंदी का विकास हुआ, और हिंदी के विकास से ही छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है वो जन्म होता है। मैं एक एक पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाला हूं, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषा में अपभ्रंश की 7 प्रकार के भाषा का जन्म हुआ, अपभ्रंश का, और उस 7 प्रकार के अपभ्रंश से ही हिंदी के 5 स्वरूप देखने को मिलते हैं, और इसी हिंदी से ही छत्तीसगढ़ी का जो है वो स्वरूप हमारे सामने आता है, ठीक है। तो ये एक एक करके हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृत कैसे थी, कब से कब तक इसका कार्यकाल था, इसके संबंध में प्रामाणिकता जो है वो क्या है, प्रमाण क्या है, और आगे हम लोग सभी पर चर्चा करेंगे। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ लिखते चले, मैं पहले ही बोला था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हेडिंग डालेंगे एक एक करके। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत में भी यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वैदिक संस्कृत का ही एक मूल भाषा का ही हमारा स्वरूप था। तो उस समय जो मूल भाषा प्रचलित थी दोस्तों वो कौन सी थी? तो मूल भाषा जब भी मैं बोलूँगा अब से तो आप याद रखेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, संस्कृत की बात कर रहा हूँ। किसकी? संस्कृत की, ठीक है। तो संस्कृत उस समय प्रचलित थी जब आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्य जो भाषा लेकर आए थे, या प्रमाणिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन था, ठीक है। अब इसके प्रमाण के संबंध में हम ध्यान रखेंगे तो देखिए, सबसे पहला जो मानव उत्पत्ति का प्रथम जो ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है ऋग्वेद को, और ऋग्वेद को हमारे भाषाविदों ने 1500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया है। देखिए दोस्तों, संस्कृत जो है वो देवों की भाषा से, आप यदि देखेंगे रामायण में, महाभारत में संस्कृत का प्रयोग हुआ। ये सतयुग और द्वापर युग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, त्रेता युग द्वापर युग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ संस्कृत का प्रचलन था, और ये कई लाख वर्ष पुराना है। लेकिन हमको हमारा जो आधुनिक समाज है वो प्रमाण पर निर्भर है दोस्तों, और प्रामाणिकता के आधार पर हम कहें तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा थी, और इसका प्रमाण है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो मानवोत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, और ऋग्वेद का जो काल निर्धारण किया गया है, जो समय इसका डिसाइड किया गया है, वो किया गया है 1500 ईसा पूर्व। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत है वो 3500 साल पुरानी थी, ठीक है, 3500 साल पुरानी थी। और इस समय जो संस्कृत का रूप जो प्रचलित था दोस्तों वह था आपका वैदिक संस्कृत। इसको ढंग से आप समझते हुए चलेंगे। कौन सा था? वैदिक। ठीक है, अब यहां पर याद रखेंगे वैदिक संस्कृत को। वैदिक संस्कृत प्रचलित थी, और वैदिक संस्कृत का यदि कालक्रम देखें, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, वेद, और वेद में इक प्रत्यय मिलकर इसमें आदि वृद्धि हो गई और ये बन जाता है वैदिक। ये प्रत्यय विचार में हिंदी में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है वैदिक, वेद से संबंधित। तो ये वैदिक संस्कृत प्रचलित थी, और वैदिक संस्कृत का यदि कालक्रम देखें, यदि हम इसका कालक्रम देखें दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व। अब ये यहाँ तक संस्कृत का जो रूप उस समय प्रचलित था उसे कहा जाता है वैदिक संस्कृत। क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को ही देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। देव भाषा या देववाणी, ठीक है।
तो वैदिक संस्कृत को ही क्या कहा जाता है? देव भाषा या देववाणी। अब ये चीज़ सोचिए दोस्तों कि जो देवों की वाणी थी, जो भगवान जिनका प्रयोग करते थे, वेद आप लोगों ने पढ़े होंगे, 4 वेदों का इस समय रचना हुआ वैदिक संस्कृत में, और वो चारों वेदों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका अथर्ववेद, और चौथा है आपका सामवेद। इन 4 ग्रंथों की रचना हुई थी। अब ये देवों की वाणी थी। इन ग्रंथों की ऋचा को आप देखेंगे, ऋचाओं को यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक शब्द जो है वो एक लाइन समाप्त हो जाता था, लेकिन शब्द जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो इतनी क्लिष्ट थी दोस्तों, इतनी कठिन भाषा थी वैदिक संस्कृत। तो क्या उस समय जो रहने वाले सामान्य जन हैं वे सभी के सभी वैदिक संस्कृत में ही बात कर रहे होंगे? नहीं, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ना पड़ता, बल्कि बहुत पढ़े लिखे उच्च वर्ग वाले लोग भी वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है वो कम ही करते थे। ठीक है, तो इस समय इसके पैरेलल में जो उच्च वर्ग के, इसके समानांतर में जो उच्च वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे वो एक अलग भाषा का प्रयोग करते थे, और उनकी जो भाषा थी दोस्तों वो थी हमारी उत्तर संस्कृत। क्या थी? उत्तर। आप क्रम को बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे, उत्तर संस्कृत। और ये उत्तर संस्कृत को ही क्या कहा जाता है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। और इस लौकिक संस्कृत को ही कहा जाता है दोस्तों ब्राह्मण संस्कृत। क्या कहते हैं हम लोग? ब्राह्मण संस्कृत। तो ये हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत वैदिक संस्कृत के लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत जो थी वो सरल थी अपेक्षाकृत वैदिक संस्कृत के। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि लौकिक संस्कृत भी जो है वो बहुत पढ़े लिखे वर्ग की या ब्राह्मणों की भाषा थी लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत का यदि हम कालक्रम डिसाइड करें तो इनका कालक्रम होता है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत में ही उस समय रामायण जैसे ग्रंथ की रचना हुई, चाहे रामायण कहिए, चाहे महाभारत कहिए, महाभारत या पुराण, उपनिषद, उपवेद आदि अनेक ग्रंथों की जो है वो रचना हुई दोस्तों उत्तर संस्कृत में। ठीक है, अब आप देखेंगे रामायण महाभारत में भी जो प्रयोग होने वाला शब्द है संस्कृत जो है वो थोड़ी सी कठिन थी। इसका मतलब सामान्य जन के समझ में आने वाली भाषा वो नहीं थी। अब यहाँ पर सामान्य जन के समझ में आने वाली भाषा जब नहीं थी तो सामान्य जन जो है जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो भी तो अपने कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ भाषा का तो प्रयोग करते रहे होंगे। तो उस जो भाषा है वो जो भाषा है उसी को ही क्या कहा जाता है, आगे चल के उत्तर संस्कृत से ही एक नई भाषा का जन्म हुआ और उसी को कहा जाता है दोस्तों पाली भाषा। क्या कहते हैं हम लोग? पाली भाषा। ठीक है, चूंकि अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं एक के बाद एक उत्पत्ति समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम किसी भी भाषा को एक काल क्रम में बांट सके कि 100 ईस्वी तक हिंदी चला और उसके बाद संस्कृत चला 200 तक, और उसके बाद सडनली यहाँ पर लोग जो रहते थे यहाँ पर वो सडनली 100 ईस्वी पूरा हुआ और दूसरी भाषा बोलना चालू कर दी है। ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन उस समय अगर प्रमुखता की बात करें तो प्रमुखता से जो भाषा प्रचलित थी हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे आज हम लोग देखें पूरे भारतवर्ष में हिंदी बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो समझा जाता है और पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ अंग्रेजी प्रचलित नहीं है, छत्तीसगढ़ी प्रचलित नहीं है, उड़िया, असमिया, बंगाली ये सब प्रचलित नहीं है, ये भी प्रचलित है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भले उस समय मुख्यतः उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत का प्रयोग होता था, लेकिन सामान्य जन जो है वो आपस में अपनी बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती थी उसको पाली भाषा कहा जाता है। पाली भाषा को अनपढ़ों की भाषा कहा जाता है, बिना पढ़े लिखे वर्ग की भाषा कहा जाता है, गंवारों की भाषा कहा जाता है। और पाली भाषा को ही प्रथम देशी भाषा या जन भाषा होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। प्रथम देशी भाषा या जन भाषा होने का गौरव प्राप्त है। क्यों? क्योंकि पाली भाषा का उपयोग उस समय सभी प्रकार के लोग करते थे, जो अनपढ़ थे, जो गंवार थे, जो बिना पढ़े लिखा वर्ग था, जो सामान्य जन था, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे। और उच्च वर्ग के लोग जो है उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। तो पाली भाषा का जो कालक्रम है वो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक, ठीक है। पाली भाषा को जो क्रम है वो 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी, प्रथम ईस्वी तक इसका जो है कालक्रम निर्धारित किया जाता है, ठीक है। पाली भाषा प्रथम देशी भाषा। देखिए आपके पास यदि प्रश्न आता कि भारत के प्रथम देशी भाषा या जन भाषा होने का गौरव किसे प्राप्त है और उसमें हिंदी रहता है, तो आप निश्चित तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में चांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रश्न है क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे पाली भाषा को। दूसरा, बौद्ध धर्म के लोगों ने पाली भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसने? बौद्ध धर्म के लोगों ने, ठीक है, पाली भाषा में, और अपने त्रिपिटक ग्रंथों की रचना की। अब ये त्रिपिटक ग्रंथ क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो कौन कौन सा है, ठीक। वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला चीज़ देखिए, मैंने कहा पाली भाषा जो है वो अनपढ़ों की भाषा है, बिना पढ़े लिखे वर्ग की भाषा है, गंवारों की भाषा है। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने इसमें ग्रंथ की रचना कैसे कर डाली, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार कैसे किया, तो देखिए दोस्तों, आप एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ी ले लें, छत्तीसगढ़ी का कुछ सौ सालों पहले यदि हम लोग इतिहास देखेंगे तो एक सामान्य जो है छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, जब राज्य का दर्जा भी नहीं मिला था तो ये छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने इसको व्याकरण सम्मत बनाया, इसमें वर्ण लिए, इसका मानकीकरण किया, इसमें साहित्यिक रचनाएं की, और ये भाषा होने का जो है वो दर्जा प्राप्त करने वाला है। तो इसी प्रकार से पाली पहले जो थी वो अनपढ़ों गंवारों की भाषा थी, लेकिन बौद्ध धर्म के लोगों ने या वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने पाली में जो है वो अपना एक पाली भाषा को विकसित करने का, उसमें साहित्यिक रचना, उसको व्याकरण सम्मत बनाया और उसमें जो है वो ग्रंथों की रचना की। तो पाली भाषा के संबंध में आप ये जानकारी याद रखेंगे। बुद्ध दोस्तों देखिए, बौद्ध जो बना है, बुद्ध में अप्रत्यय जोड़ने से इसमें भी आदि वृद्धि हो जाती है और ये बौद्ध, ये संबंधवाचक प्रत्यय है और ये बन जाता है बौद्ध। बुद्ध से जो संबंधित है, ठीक है, उनके धर्म, तो वो बौद्ध धर्म कहलाया। आप छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखते जाएंगे। पाली से फिर एक नई भाषा का जन्म होता है और इस भाषा का नाम है दोस्तों प्राकृत भाषा। क्या नाम है? प्राकृत भाषा। पाली से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम है प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा और कुछ नहीं है दोस्तों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा को ही प्राकृत भाषा कहा गया। देखिए मैंने बताया पाली अनपढ़ लोगों की, गंवारों की, बिना पढ़े लोगों की भाषा थी, तो उसी समय एक नई भाषा का जन्म हुआ, पाली से ही विकसित होकर प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को
प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा बताया गया। प्राकृत भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे वर्ग भी करते थे, अनपढ़ लोग भी करते थे, मतलब सर्वमान्य जो भाषा थी उस समय जी दोस्तों सभी वर्ग के लोगों के बीच वो थी प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा का कालक्रम है प्रथम ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी तक, प्रथम ईस्वी से लगाकर कितना 500 ईस्वी तक। और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने, प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का जो है दोस्तों प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के समय से भाषा का स्वरूप दोस्तों बहुत ज़्यादा ही भ्रष्ट हो गया, बिगड़ गया, बिगड़ा हुआ स्वरूप हमको देखने को मिलता है, जिसे नाम दिया गया दोस्तों अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही 7 प्रकार के अपभ्रंश जो है हम देखेंगे, और उन अपभ्रंशों से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ और हिंदी से ही छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। तो यहाँ पर प्राकृत भाषा से जो बिगड़ कर जो नई भाषा सामने आई वो भाषा थी अपभ्रंश भाषा। कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को ही और क्या कहा जाता है? बिगड़ी भाषा। और क्या कहा जाता है अपभ्रंश भाषा को? तो भ्रष्ट भाषा। और क्या कहा जाता है अपभ्रंश भाषा को? तो अवहट्ट भाषा। और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो और इसको कहा जाता है अविहत भाषा। आप जितने चाहे नाम इसके लिख सकते हैं। तो इस भाषा का जो है विकास हुआ प्राकृत से, और इसका कालक्रम जो है वो 500 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक देखने को मिलता है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा, बिगड़ी भाषा, क्योंकि इस समय प्राकृत भाषा जो है वो भ्रष्ट हो गई और बिगड़ गई, और बिगड़ा स्वरूप जो देखने को मिलता है, सामान्य लोग अपने बोलचाल के लिए प्राकृत भाषा का तोड़ मरोड़ कर, जैसे आज हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही उस समय प्राकृत का प्रयोग करने लगे और एक नई भाषा का विकास हुआ, नई भाषा का उद्भव हुआ, जिसे अपभ्रंश भाषा के नाम से हम जानते हैं। और 1000 ईस्वी के बाद से ही दोस्तों अपभ्रंश भाषा के 7 रूप हमको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं 7 रूपों में से ही हिंदी भाषा का भी विकास हुआ है। 7 प्रकार के अपभ्रंशों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, चलिए। तो इसके बाद अपभ्रंश के 7 रूप हमको देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश के 7 रूपों में कौन कौन सा, तो एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहली जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश से दोस्तों पहला अपभ्रंश जो प्राप्त होता है हमको वो है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद जो है दूसरा खश अपभ्रंश। तीसरा है आपका ब्राचड़ अपभ्रंश। चौथा है आपका पैसाची अपभ्रंश। पांचवा है आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश। और छठवा है आपका मागधी अपभ्रंश। और 7वां है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक, तो ये 7 प्रकार के अपभ्रंश हमको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से ही हिंदी का विकास जो हुआ है, और एक एक अपभ्रंश से हिंदी भाषा जन्मी। दोस्तों आप देखते जाइएगा, और इस चार्ट से कई बार जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे जो पहली भाषा का जन्म हुआ है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। दूसरी भाषा जो जन्म हुई है इससे वो है गुजराती। कौन सी है? गुजराती। और तीसरा जो है दोस्तों वो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी
हिंदी। तो दो प्रकार की हिंदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एक पश्चिमी हिंदी और दूसरा राजस्थानी हिंदी। खस से एक नई भाषा का जन्म हुआ है जिसको जानते हैं हम लोग पहाड़ी हिंदी के नाम से। कौन सी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। ब्राचड़ से एक नई भाषा का जन्म हुआ है जिसको जानते हैं हम लोग सिंधी भाषा के नाम से। ठीक है। पैसाची से एक नई भाषा का जन्म हुआ पंजाबी, और दूसरा है दोस्तों लहंदा। लहंगा मत कर देना, लहंदा है ये। ठीक है। महाराष्ट्री से एक नई भाषा का जन्म हुआ है और वो है मराठी। मागधी से दोस्तों 4 प्रकार की भाषाएं देखने को मिलेगी आपको। एक है असमिया, दूसरा है बांग्ला, तीसरा है उड़िया, और चौथा है आपका बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से एक नई भाषा जन्मी जिसको जानते हैं हम लोग पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी के नाम से। तो देखिए, एक हिंदी 2, पहाड़ी हिंदी 3, बिहारी हिंदी 4 और पूर्वी हिंदी 5। तो 5 प्रकार के हिंदी भाषा का स्वरूप हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, और यही अपभ्रंश जो है वो हिंदी का विकास क्रम है, और इसी से ही छत्तीसगढ़ी का जन्म हुआ है। अब देखिए, हिंदी में यदि आपके पास प्रश्न आए कि हिंदी भाषा का विकास क्रम है और उसको में आप लोगों को आंसर लेना हो, तो आप ढंग से ध्यान रखेंगे। वैदिक संस्कृत से उत्तर संस्कृत, उत्तर संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो है वो हिंदी का विकास हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास प्रश्न देखिए दोस्तों किस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न आप लोग ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा कि हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है, और आपके पास ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा बी ऑप्शन है आपके पास पैसाची अपभ्रंश, और तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास ब्राचड़ अपभ्रंश, और डी ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो यहाँ पर दोस्तों आप आसानी से आंसर लगा लेंगे कि हिंदी का विकास जो हुआ है सर वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन यहीं पर यदि ऑप्शन ऐसा होता, पहला होता सौरसेनी अपभ्रंश, हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? खस अपभ्रंश, सी है मागधी अपभ्रंश, और डी है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अब आपको सभी में हिंदी आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो अब क्या करेंगे, तो दोस्तों ढंग से याद रखेगा, अभी भी जो आंसर होगा वो सौरसेनी अपभ्रंश ही होगा। ठीक है, अभी भी जो आंसर होगा वो सौरसेनी अपभ्रंश ही होगा, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं जो है वो अधिकतर क्षेत्र में, भारत के उत्तर क्षेत्र में बोली जाती है। तो आप ढंग से याद रखेंगे, अभी भी आप आंसर क्या लेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश लेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म दोस्तों ढंग से याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी से एक नई भाषा बोलियों का जन्म होता है। तो पहली है अवधी, और दूसरी है दोस्तों बघेली। पहली है अवधी, दूसरी है बघेली, और तीसरा जो जन्म होता है वो छत्तीसगढ़ी का। अब हमारा छत्तीसगढ़ी जो है वो अस्तित्व में आ चुका है। तो इससे किस भाषा का जन्म हुआ है, छत्तीसगढ़ी का। अब यहाँ पर आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्रम के अनुसार आप ध्यान रखेंगे। पहला जो है अपभ्रंश प्राकृत से अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से फिर छत्तीसगढ़ी का क्रम आता है। और पूरा क्रम देखें तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत,
देन अपभ्रंश, अपभ्रंश में अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है वो विकास हुआ है। तो इसको बहुत ढंग से आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा के साथ दो बोली के साथ दो बहन बोलियां, इनकी बहन बोलियां कौन सी थी? तो इनकी बहन बोलियां इनके साथ जो उत्पन्न हुई वो थी अवधी और बघेली। इनको ही इसकी बहन बोलियां कहा जाता है और इसका विकास जो है वो इससे छत्तीसगढ़ी के साथ ही हुआ है। तो छत्तीसगढ़ी के साथ अवधी का और बघेली दोनों का विकास हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आशा है सभी विद्यार्थियों की आज जो हमारी कक्षा थी छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया दोस्तों, वीडियो से अगर आपको लाभ हुआ है तो एक मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों शेयर कर दिया कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और यदि आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो या छत्तीसगढ़ी भाषा में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा, उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप यूं ही बने रहिए। और ये छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ ही हमारी जो छत्तीसगढ़ के नए 33 जिले बने हैं उनके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुए हैं, पहाड़ पर्वतों की जो है वो जिलों में चेंजेस हुए हैं, तो उनको भी हम लोग देख रहे हैं। तो वो क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि क्लास पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम छत्तीसगढ़ी भाषा के वर्णों पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार वर्ण कितने थे और हीरालाल काव्योपाध्याय जी के अनुसार वर्ण कितने थे और छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्ण हमको क्या लेना है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।